हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। ध्यान दो सर। मैंने आप लोगों को पहले बेसिक कंसेप्ट्स के अमेंडमेंट कराए। अब रेसिडेंशियल स्टेटस मैं जो आपको अमेंडमेंट करवाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आपने बेसिक में भी देखा होगा, जो अमेंडमेंट है उसके क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स अपन बहुत सारे करेंगे। वैसे ही मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस और उसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। और एग्जाम्पल जो मैं करवाऊंगा और जो नोट करवाऊंगा, वो एग्जाम्पल की शीट भी आपको शेयर कर दूंगा। अभी हल्ला मत करना। ये जो अमेंडमेंट की शीट है, मैंने गूगल ड्राइव में शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो May 26 वाला व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो टेलीग्राम में मैंने लिंक शेयर किया, आप जरूर उसमें ज्वाइन हो जाओ, तो वहां से आपको मिल जाएगा सब चीजें। ठीक है, लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, रेसिडेंशियल स्टेटस करते हैं। छोटी अमेंडमेंट है बट मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए काम किए सर। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद दिलाता हूं पहले कहानी क्या थी सर। हमने ना सर स्टार्टिंग में पहले पहले मतलब जन्मों से एक चीज पढ़ी है सर, कि सेक्शन 9 ये बताता है सर कि कौन कौन सी इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होती है। ठीक है, फिर सेक्शन 9 के अंदर ना सर हम कुछ केसेस पढ़ते हैं सर। 5 ऐसे केसेस पढ़ते हैं जिन केसेस में एक नॉन रेसिडेंट को इनकम इंडिया में एक्रू नहीं मानी जाती, ना ही डीम टू एक्रू मानी जाती है। मतलब उन 5 केसेस में नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं आती। थोड़ा सा तो याद आ रहा होगा। फॉर द परचेज ऑफ एक्सपोर्ट, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म, याद आई कहानी। उन 5 पॉइंट में से एक पॉइंट ये वाला भी था सर। ठीक है, 5 पॉइंट याद है ना सर। 5 पॉइंट पहले याद होना चाहिए, वो सिनेमेटोग्राफी फिल्म वाला, फॉर द परचेज ऑफ एक्सपोर्ट। 5 पॉइंट वो पहले याद होना चाहिए। उन 5 पॉइंट में से ये वाला पॉइंट लास्ट था सर। प्लीज ध्यान दो, ये हमारा 5th पॉइंट हुआ करता था। अब ये जो 5th पॉइंट होता था, इस 5th पॉइंट में कहानी क्या थी सर और क्या अमेंडमेंट हुआ, समझाता हूं सर। सर इन्होंने बोला कि सर अगर कोई फॉरेन कंपनीज है, ठीक है, और वो इंडिया में डिस्प्ले कर रहे रफ डायमंड्स इस इन स्पेसिफाइड स्पेशल नोटिफाइड जोन सर, तो उस केस में सर वो जो सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं अनकट अनएसॉर्टेड डायमंड्स, वो डिस्प्ले से जो इनकम होगी फॉरेन कंपनी को, वो इनकम इंडिया में एक्रू और डीम टू एक्रू नहीं मानी जाएगी। ये हर स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो यही तो लिखा हुआ है सर, नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया थ्रू इट फ्रॉम द एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट अनएसॉर्टेड डायमंड इन स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूं, पहले यही पढ़ाया हूं मैं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक नोट ऐड करा और ये बोला सर कि अगर कोई फॉरेन कंपनी जब पहले माइनिंग करती थी और माइनिंग करके डायमंड इंडिया में लाती थी और डायमंड का डिस्प्ले करती थी, ठीक है, स्पेशल नोटिफाइड जोन में, तो आप उसे इनकम नहीं माने जाते थे। मतलब उस केस में इनकम एक्रू और डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया नहीं मानी जाती थी। पर मान लो कोई फॉरेन कंपनी है और ट्रेडिंग का काम करती है सर, माइनिंग नहीं कर रही है सर, समझो, माइनिंग नहीं कर रही है, ट्रेडिंग का काम करती है सर। ट्रेडिंग किस चीजों का, जेम्स वगैरह डायमंड्स वगैरह का ट्रेडिंग का काम करती है। ठीक है सर, वो इंडिया से परचेस कर रही है सर। क्या परचेस कर सकती है सर, इंडिया में भी जेम्स होते हैं सर, बहुत जेम्स एंड ज्वेलरीज होती है सर, तो वो सूरत से जेम्स परचेस कर रही है। अच्छा, अब वो फॉरेन कंपनी सूरत से परचेस तो कर रही है पर अपने लिए नहीं कर रही है, कहीं और एक्सपोर्ट करने के लिए कर रही है, कहीं और एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी एग्जांपल दूंगा, दिखाऊंगा, एग्जांपल बहुत अच्छे से लिखा है मैंने, कहीं और एक्सपोर्ट करने के लिए कर रही है। तो सरकार बोलती है उस केस में वो जो फॉरेन कंपनी इंडिया से परचेस करी है दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, उस फॉरेन कंपनी की इनकम इंडिया में एक्रू और डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा और टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी इंडिया में। सर कोई एग्जांपल? हाँ सर, मैंने तो आपको पहले बोला सर, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए। फर्स्ट चैप्टर के आप वीडियो से नोट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा लिखना भूल गया था मैं। सेकेंड चैप्टर से मुझे लगा ना 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 ना, एग्जाम्पल से करते हैं, बड़ा मजा आएगा स्टूडेंट को। अब प्लीज पूरा ध्यान देना, और ये मैं शीट आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जिस दिन पूरे एग्जाम्पल्स इसमें नोट डाउन हो जाएंगे मैं आपको ये शीट दे दूंगा, पर अभी तो मेरे साथ पढ़ लो भाई, अभी तो पढ़ ले। देखो सर, एक फॉरेन कंपनी है जिसका काम है सर माइनिंग का। वो माइनिंग ना रफ डायमंड्स की करती है अफ्रीका में। अफ्रीका से
माइनिंग करती है रफ डायमंड्स की, फिर उसको इंडिया में लाती है और अनकट एंड असॉर्टेड डायमंड्स को इंडिया में लेके आती है सर, डिस्प्ले के लिए। ठीक है, डिस्प्ले के लिए लेके आती है स्पेशल, कहां पर, स्पेशल नोटिफाइड जोन में लेके आती है सर। तो सर ये तो हम पढ़े सर कि उस केस में उसकी कोई भी इनकम इंडिया में एक्रू डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया नहीं मानी जाती और टैक्सेबिलिटी आती नहीं है। समझ आया, बैठा है दिमाग में, क्लियर हुआ। पर सेकेंड एग्जाम्पल से दिस इज द अमेंडमेंट, यही तो मैं आपको समझाने बैठा हूं सर, यही तो अमेंडमेंट का एग्जाम्पल है। अब ध्यान देना सर, एक फॉरेन कंपनी है जो ट्रेडिंग का काम करती है सर, माइनिंग नहीं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या करती है, ट्रेडिंग का काम करती है सर। सर किस चीज का ट्रेडिंग का काम करती है सर, जेम्स एंड ज्वेलरीज का ट्रेडिंग का काम करती है सर। और वो इंडिया से जेम्स खरीदती है सर, ठीक है, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। किसको सर, यूरोप को सर, बाहर दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट पर्पस के लिए खरीदती है सर, इंडिया से जेम्स खरीदती है। तो सर पहले क्या होता था, हम बोलते थे सर कि अगर आप इंडिया से ज्यादा हाई वैल्यू का परचेस कर लोगे तो उस केस में आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होगा और हम आपको इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि आपकी इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है, हम ये मान लेंगे और आपको टैक्सेबल कर देंगे। पर होता ये था, ये फॉरेन कंपनी बोलती थी भैया सुनो, मेरी क्या गलती है, मैं इंडिया से खरीद के दूसरी कंट्री में बेच रहा हूं, अगर आप चाहते हो तो मैं इंडिया से नहीं खरीदता। फिर गवर्नमेंट को लगा अरे भगवान, ऐसे में तो इंडिया का मार्केट आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। गवर्नमेंट को लगा सॉरी हमसे गलती हो गई। इन्होंने बोला सर अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट परचेस कर रही है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट अगर इंडिया से परचेस कर रही है, तो उस केस में वो दूसरी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करती है तो उस केस में ये बोले कि इंडिया में आपकी इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया मानी नहीं जाएगी। बच गए। अब आप, एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता था सर एक बार ये बता दो ना सर, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है। सर ऐसे तो ये इंटर वालों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज ये बता देता हूं, ऐसा कोई भी पर्सन हो जिसके इंडिया में 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हो और जिसकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो इंडिया में, सर उसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाता है सर। ठीक है, तो सर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बताया। हमारे को एग्जाम में ये वाला बात याद रखना है सर, हमें तो ये वाला याद रखना है सर, दिस इज इंपॉर्टेंट सर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से परचेस कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, सर उसका सिर्फ परचेस काय के लिए सर इंडिया से फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो सर उस केस में ये माना जाएगा सर कि उसकी इनकम इंडिया में एक्रू हो ही नहीं रही है और उसकी जो इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। सर उसको इनकम कैसे हो सकती है, इंडिया से परचेस किया, यूरोप में बेचा, बेचा तो इनकम, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी भले इंडिया से परचेस किया। समझ आया, ये मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का विथ एग्जाम्पल, अच्छा आप एग्जाम्पल नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। बाकी मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा सर, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, यही तो इंपॉर्टेंट है सर। समझ आया, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ कंसेप्ट। ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर के कवर करवा दूंगा, मेरी गारंटी विद एन एग्जाम्पल, बट आराम से हैव पेशेंस, साथ बैठ के पढ़ो, बहुत सिंपल कर दूंगा, इतना इजी कर दूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा सर। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू।